मैं देशराज यादव, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कौटिल्य के दर्शन में परराष्ट्र संबंधों पर विचार किया था और इसमें हमने परराष्ट्र संबंधों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया था: परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक भाग और परराष्ट्र संबंधों का व्यवहारिक भाग। हमने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक भाग में तीन प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन किया था: नीति के उपाय, षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत। आज हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष में तीन प्रमुख संस्थाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 दूत व्यवस्था है, नंबर 2 गुप्तचर व्यवस्था है और नंबर 3 युद्ध है। कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख माना है और उसने दूतों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया है, जिनमें निःसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार, ये तीन प्रमुख श्रेणियां दूतों की मानी हैं। कौटिल्य का मत है कि दूसरे राज्यों की गुप्त जानकारी और दूतों के ऊपर निगरानी करने का कार्य राजा को करना चाहिए। दूसरी, उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया है और गुप्तचरों को राजा के कान की या करण की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने गुप्तचरों की भी अनेक श्रेणियों का उल्लेख किया है, जैसे कापटिक है, उदास्तित है, गृहपतिक है, वैदेहक है, तापस है, क्षत्रिय है, तीक्ष्ण है, रसद है, परिवारजिका है। ये विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां हैं, ये गुप्तचरों की श्रेणियां हैं। और कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष में तीसरा स्थान युद्ध को दिया है और युद्ध के संबंध में उसने कहा है कि आवश्यक होने पर ही युद्ध करना चाहिए और युद्ध के नियमों और युद्ध की क्रियाओं पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। अब हम कौटिल्य के इस व्यवहारिक पक्ष को इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये परराष्ट्र संबंधों का व्यवहारिक पक्ष है, जिसको तीन भागों में बांटा गया है: दूत व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है और युद्ध है। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली श्रेणी हम लेते हैं, जो संस्था का उल्लेख किया है उसमें दूत व्यवस्था का उन्होंने उल्लेख किया है। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों में दूत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसने दूत को राजा के मुख्य संज्ञा दी है कि ये राजा के मुख्य समान होते हैं, जहां राजा अपनी बात को दूसरे राज्य तक इन दूतों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थशास्त्र में दूतों की तीन प्रमुख श्रेणियों का उन्होंने उल्लेख किया है: निःसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। निःसृष्टार्थ ऐसा दूत होता है जिसमें अमात्य या मंत्री के गुण विद्यमान होते हैं, यानी जो अमात्य की स्थिति को रखता है और इसे दूसरे राजा के साथ संधि या समझौते करने का पूर्ण अधिकार होता है। कौटिल्य ने दूत की दूसरी श्रेणी परिमितार्थ मानी है। ये निःसृष्टार्थ से थोड़ी कम श्रेणी का होता है, जिसमें अमात्य के 1/4 गुण होते हैं। इसे भी दूसरे राज्यों के साथ समझौते या संधि करने का अधिकार होता है। तीसरी श्रेणी उसने शासनहार की मानी है। ये दूत की सबसे निम्न श्रेणी होती है। ये केवल राजकीय संदेशों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्हें कोई संधि या समझौते करने का अधिकार नहीं होता है।
तो कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने दूतों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि कौटिल्य ने दूतों की 3 प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया है, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूतों की योग्यताओं का उल्लेख भी किया है कि किससे दूत बनाया जाना चाहिए या दूत के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कौटिल्य का मत है कि दूत को साहसी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए तथा स्त्री मोह नहीं होना चाहिए, मद्यपान जैसे व्यसन नहीं होने चाहिए और उसमें परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता या गुण होना चाहिए। तो ये सारे गुण होने पर ही उसे दूत बनाया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दूतों के कार्यों का उल्लेख भी किया है। पहला कार्य प्रेषण माना है। प्रेषण का मतलब होता है कि राजा के संदेश को पहुंचाना। दूसरा उन्हें संधि या समझौते का माना है कि आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्य के साथ संधि या समझौता करना दूतों का कार्य माना है। तीसरा कार्य प्रताप, कि अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना, कि आवश्यकता पड़ जाए तो विदेशी राजा को चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह का तीसरा कार्य उन्होंने प्रताप का माना है। चौथा कार्य उन्होंने मित्र संग्रह का माना है कि दूत को अपने राजा के लिए अधिक से अधिक मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना चाहिए, यानी मित्र राज्यों का संग्रह करना चाहिए। इसके अलावा पांचवा जो कार्य माना है कि 2 राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में विग्रह पैदा करना या फूट डालना। अगर उसके जो शत्रु राज्य हैं उन शत्रु राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तो उनमें विग्रह डालना, ये भी दूत का कार्य माना है। विदेशी राज्यों में षड्यंत्र कराना, ये भी दूत का कार्य माना है। विदेशी राज्यों के गुप्तचरों की गतिविधियों का पता रखना, ये भी गुप्तचर का कार्य माना है। और आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम दिखाना, ये भी दूत का एक कार्य माना है। तो इस तरह से उन्होंने दूतों के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष में दूसरी महत्वपूर्ण संस्था गुप्तचर का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने गुप्तचरों के महत्व को रेखांकित करते हुए उसे राजा के नेत्र की संज्ञा दी है, नेत्र के समकक्ष माना है। उसने गुप्तचरों का प्रमुख कार्य शत्रु पक्ष की गुप्त योजनाओं, कमजोरियों एवं शक्तियों की जानकारी जुटाना माना है, कि गुप्तचर का प्रमुख कार्य है शत्रु पक्ष की गुप्त योजनाओं, कमजोरियों और शक्ति की जानकारी इकट्ठी करे। उसने गुप्तचर को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है, संस्था एवं संचार। संस्था का मतलब होता है कि एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले गुप्तचर संस्था कहलाते हैं, और जो विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर कर गुप्तचर का कार्य करते हैं उनको कौटिल्य ने संचार की संज्ञा दी है। तो संस्था के रूप में उसने 5 प्रमुख प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। एक कापटिक, दूसरा उदास्थित, तीसरा गृहपतिक, चौथा वैदेहक और 5वां तापस। कापटिक ऐसा गुप्तचर होता है जो दबंग या विद्यार्थी की वेशभूषा में रहता है और गुप्तचर का कार्य करता है। उदास्थित ऐसा गुप्तचर होता है जो सन्यासी की वेशभूषा में होता है, जो पशुपालन या व्यापार या कृषि करते हुए गुप्तचर का कार्य करता है। तीसरी श्रेणी उसने गृहपतिक की मानी है, जो किसान की वेशभूषा में रहकर या पवित्र हृदय या बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए इस तरह का गुप्तचर का कार्य करता है। चौथी श्रेणी वैदेहक मानी है, जो व्यापारी की वेशभूषा में रहकर गुप्तचर का कार्य करता है। और 5वीं श्रेणी उसने तापस मानी है, जो तपस्वी की वेशभूषा में रहते हुए गुप्तचर का कार्य करते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो श्रेणी है वो संस्था यानी एक स्थान पर स्थिर रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाले लोगों की या गुप्तचरों की श्रेणियां बताई हैं। अब आती है दूसरी संचार,
यानी भ्रमणशील गुप्तचर, ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करते हैं, ऐसे गुप्तचरों को कौटिल्य ने संचार या भ्रमणशील गुप्तचर का नाम दिया है। इनकी 4 प्रमुख श्रेणियों का उन्होंने उल्लेख किया है: सत्री, तीक्ष्ण, रसद, परिवारजिका। सत्री का मतलब होता है कि ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न प्रकार की विद्याओं में, जैसे सामुद्रिक विद्या है, ज्योतिष विद्या है, व्याकरण विद्या है, वशीकरण है, इंद्रजाल है, धर्मशास्त्र है, पक्षी शास्त्र है, काम शास्त्र है, नाचने गाने की कला है, इन सब में निपुण होते हैं और इन विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुप्तचरी का कार्य करते हैं। दूसरे उसने तीक्ष्ण गुप्तचर कहा है, जो ऐसे पराक्रम दिखाते हैं जैसे लोगों में वो तक पहुंच बनाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, सांप, सिंह आदि से भिड़ जाना, उनसे डर, अपने प्राणों की परवाह न करना, या ये सारे कार्य करते हुए गुप्तचर का कार्य करते हैं। तीसरी रसद गुप्तचर का नाम उन्होंने दिया है, जो क्रूर प्रकृति के होते हैं और इस तरह के उन्होंने बताया है। चौथा है परिवारजिका बताया है, जो विभिन्न प्रकार की आजीविका के साधनों को अपनाते हुए, जैसे कहीं दरिद्र का रूप धारण कर लिया, कहीं प्रौढ़ का, कहीं विधवा का, कहीं दबंग का, है ना, तो इस रूप में वो दूसरे के घरों में प्रवेश कर जाते हैं। कहीं सन्यासिनी का रूप धारण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वो गुप्तचर का कार्य करते हैं। तो इस तरह से उसने गुप्तचरों की विभिन्न श्रेणियों का और उनके कार्यों का उल्लेख किया है। अब कौटिल्य का जो परराष्ट्र संबंधों का व्यवहारिक पक्ष है, उसका तीसरे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो युद्ध है। कौटिल्य ने युद्धों के महत्व को रेखांकित किया है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उसने युद्धों की 4 प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया है: प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तूषणी युद्ध और माया युद्ध। प्रकाश युद्ध पराक्रम दिखाने के लिए आमने सामने लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। दूसरा है कूट युद्ध, जिसमें आमने सामने नहीं लड़ा जाता है, बल्कि छल कपट या भय उत्पन्न करना, दूसरे शत्रु के दुर्गों को नष्ट करना, लूटमार करना आदि जो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, वो कूट युद्ध की श्रेणी में आते हैं। इसमें छल कपट का सहारा लिया जाता है। तीसरी है तूषणी युद्ध। इसमें विष का प्रयोग कर कर, औषधि का प्रयोग कर कर, या गूढ़ पुरुषों के द्वारा, यानी जो समाज में जो आदर सत्कार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनके माध्यम से शत्रु का वध किया जाता है। या तो विष दी जाती है या औषधि दी जाती है, या इन गूढ़ पुरुषों का प्रयोग कर कर शत्रुओं का वध किया जाता है, तो उसने तूषणी युद्ध माना है। और चौथा होता है माया युद्ध, जो पूरी तरह से छल कपट के आधार पर शत्रु को पराजित करने के लिए किया जाता है, वो माया युद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने अपने परराष्ट्र संबंधों में 3 प्रमुख व्यवहारिक पक्षों का उल्लेख किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि इन व्यवहारिक पक्षों के बिना परराष्ट्र नीति का संचालन नहीं हो सकता है। आधुनिक समय में हम देखें तो कौटिल्य के द्वारा बताई गई परराष्ट्र नीति के तीनों पक्ष आधुनिक समय में विद्वान हैं और राज्यों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य का जो विचार था परराष्ट्र संबंधों के बारे में, वो आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही व्यवहारिक है, जितना कि उस समय उनके द्वारा प्रतिपादित किया था। इसके साथ ही कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध हमारे 3 वीडियो लेक्चर में पूरे होते हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो पूरे परराष्ट्र संबंधों को समझने के लिए इन तीनों वीडियो को देखें। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में पुनः स्वागत एवं धन्यवाद।